हेलो फ्रेंड्स, लवली बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी और ये हमारे सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल और आज हम पढ़ेंगे कि सेल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल। सेल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जैसे कि प्लांट और एनिमल, हम सभी जानते हैं प्लांट एनिमल अलाइव हैं, ये लिविंग हैं और जो भी लिविंग होगा वो बनेगा सेल से। तो लाइफ एक बेसिक प्रॉपर्टी है सेल की। सेल में लाइफ है, ठीक है, सेल में लाइफ पाई जाती है और सेल लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वहीं से लाइफ स्टार्ट होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं जाइगोट से ही क्या बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल से ही लाइफ क्या होती है, स्टार्ट होती है। हम सेल को क्या कर सकते हैं, प्लांट या एनिमल सेल में से हम सेल को रिमूव कर सकते हैं, उसको लेबोरेटरी में कल्चर कर सकते हैं और जब हम उसे लेबोरेटरी में कल्चर करेंगे तो सेल क्या कर सकती हैं, सेल ग्रो कर सकती हैं और रिप्रोड्यूस हो सकती हैं। मतलब एक सेल से एक से ज़्यादा सेल्स बन सकती हैं अगर हम उसको लॉन्ग पीरियड तक क्या करते रहें, एक्सटेंड करते रहें लाइफ को सेल की। तो सेल क्या करेंगी, सेल लैब में ग्रो कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं और अगर हम सेल को मिसट्रीट करते हैं तो वे मर भी सकती हैं। तो सेल में भी डाई, ये भी देखिए डेथ भी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो चीज़ लिविंग है वही क्या हो सकती है, मर भी सकती है। तो सबसे फर्स्ट कल्चर जो था ह्यूमन सेल का वो किया था जॉर्ज एंड मार्था गे ने और इन्होंने इस कल्चर को 1951 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में किया था। इन्होंने जो सेल्स थी ट्यूमर सेल्स थी, ठीक है, इन्होंने ट्यूमर सेल को क्या किया था, ऑब्टेन किया और ये जिससे इन्होंने ऑब्टेन किया था उन जो पेशेंट थी उनका नाम था हेनरीटा लैक। उन्हीं के नाम से हमने इस सेल को नाम दे दिया हीला सेल्स। हेनरीटा से हमने HE लिया है और लैक से हमने लिया है LA। तो हीला सेल्स जो कि अभी तक इस सेल्स को कल्चर किया जाता है और स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, इसको 1951 में कल्चर किया गया था मार्था और जॉर्ज के द्वारा। और ये जो सेल्स थी इसे ट्यूमर से निकाला गया था। इन सेल्स की स्टडी अभी भी की जाती है क्योंकि ये मेलिग्नेंट सेल हैं। कैंसरस सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी डाई नहीं होती। अगर उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अगर हम प्रोवाइड करते रहें तो वो सेल्स को हम लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, उनका कल्चर में उनको ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम अब पढ़ेंगे जिनमें मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेल की हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहला जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है सेल्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। सेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी से हमारा यहाँ पर मीनिंग है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जो सेल हैं उनमें ग्रेटर नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। मतलब जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं और जो पार्ट्स हैं वो वेल तरीके से क्या है, सेल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। और जो सेल है वो उन सभी पार्ट्स पे इंटरेक्शन करती है और उन पार्ट से इंटरेक्शन करके सेल जो अपना जितना भी रेगुलेशन है, कंट्रोल है या अपने पूरे सिस्टम को मेंटेन रखने का काम करती है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये हमने यहाँ पे एक सेल ली है, ये इंटेस्टाइन की सेल है जो कि देखिए ये इस पे इंटेस्टाइन की सेल है, ये इसकी एपिकल सरफेस है और ये इस वाली इसकी बेसल सरफेस है। इंटेस्टाइन की सेल्स में ये देखिए यहाँ पर माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, ये माइक्रोविलाई सेल को ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इंटेस्टाइन में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, खाना इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से खाने को क्या करती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करती है। उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए ये माइक्रोविलाई जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर एपिकल सरफेस पर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं ये हेल्प करते हैं। तो देखिए सेल की, इंटेस्टाइनल सेल्स की एपिकल सरफेस पर माइक्रोविलाइज हैं और जो बेसल सरफेस है उस पर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को और ज़्यादा डिटेल में समझें तो ये देखिए एक माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर है जो हम इस जगह देख सकते हैं। ये देखिए माइक्रोविलाइज हैं, ये माइक्रोविलाई हैं जो कि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में सेल को हेल्प करते हैं। और अगर इस माइक्रोविलाई का हम छोटा सा पार्ट लें तो हम देख सकते हैं कि ये एक तरह के प्रोटीन से बना है। माइक्रोविलाई का ये एक तरीके के प्रोटीन से बना है और इस प्रोटीन का नाम है एक्टिन।
जो कि एक साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, सेल को स्केलेटन प्रोवाइड कराता है। इसी की हेल्प से माइक्रोविलाई बने हुए हैं। तो ये देखिए, ये माइक्रोविलाई है, और ये माइक्रोविलाई के अगर हम स्पेसिफिक रीजन को देखें तो इसमें हमें एक प्रोटीन मिलेगा, जो कौन सा प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन। इसकी बेसल सरफेस पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अगर हम इसको लार्ज करके देखें तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोटीन पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन पर, जिसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेज। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या काम करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, इसकी इनर मेम्ब्रेन पर ये हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, इंसेट 5 में, इसमें एटीपी सिंथेज है। इस एटीपी सिंथेज को और ज़्यादा लार्ज करके देखें तो इस तरीके का एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये देखिए, और ज़्यादा इसको स्पेसिफाई करने की कोशिश करें तो ये इस तरीके का प्रोटीन स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। तो ये देखिए एक सेल है, कितने हाईली ऑर्गेनाइज तरीके से ये सेल बनी हुई है। अगर इसकी एपिकल सरफेस को देखें, ये देखिए हमें माइक्रोविलाइज दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादा हम इनको डिटेल में देखेंगे तो माइक्रोविलाई को अंदर से देखेंगे तो इनमें एक्टिन प्रोटीन मिलेगा। नीचे बेसल सरफेस में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेज है। ये एटीपी सिंथेज क्या काम करता है, ये एटीपी सिंथेज काम करेगा प्रोटीन को, सॉरी, ये एटीपी सिंथेज काम करेगा एटीपी को बनाने का। ये एटीपी सिंथेज एक प्रोटीन है और इसका काम होता है कि ये प्रोटीन को एटीपी को बनाएगा, सेल में एनर्जी को मेंटेन बनाए रखने के लिए काम करता है। तो देखिए ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सेल कितनी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है और कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल के सारे पार्ट्स हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, सेल पॉजेज अ जेनेटिक प्रोग्राम एंड द मीन्स टू यूज़ इट। सेल में एक जेनेटिक प्रोग्राम है और सेल उसको यूज़ करती है। जेनेटिक प्रोग्राम, देखिए हम सेल का स्ट्रक्चर जानते हैं, सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलेगा, क्रोमोसोम। ये देखिए इस तरीके के हमें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मिलेंगे और यही क्रोमोसोम जो है हमारे हेरिडिटरी मटेरियल हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं और यही काम करते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम हम किसे कहते हैं, देखिए डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। जब हम डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक कर लेते हैं तो इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। और जब ये क्रोमेटिन और हिस्टोन प्रोटीन जब ये क्रोमेटिन एक कंडेंस्ड फॉर्म ले लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। जब इस क्रोमोसोम को हम खोलेंगे तो ये देखिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। डीएनए किससे जुड़े हुए हैं, प्रोटीन से। और जब हम इसे और ज़्यादा खोलेंगे और प्रोटीन को हटाएंगे यहाँ पर, तब हमें ये डीएनए इस तरीके से दिखाई देगा। डीएनए का वो स्पेसिफिक पार्ट जो किसी प्रोटीन को कोड करता है, जो कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, उसी स्पेसिफिक पार्ट को हम बोलते हैं जीन। ठीक है, तो क्रोमोसोम, डीएनए कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। क्रोमोसोम और डीएनए ये ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम डीएनए को प्रोटीन से पैक कर देते हैं तो इसे क्रोमेटिन बोल देते हैं और हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम। अगर इसे हम खोलते चले जाएंगे तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा और ये स्ट्रक्चर के एक स्पेसिफिक पार्ट को, जो एक डीएनए का वो पार्ट जो एक प्रोटीन को कोड करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, जीन। ठीक है, तो ये देखिए ये जीन का क्या काम होता है। जीन को आप समझ लीजिए, जैसे हम इसे सिंपल वे में अगर हम समझें तो जीन का काम क्या होता है, जीन क्या करता है, जीन आरएनए बनाता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और जो फंक्शनल यूनिट है वो है प्रोटीन। जो काम करना होता है प्रोटीन का, भी हमने देखा वहाँ पे एक्टिन प्रोटीन, एटीपी सिंथेज प्रोटीन। तो उस प्रोटीन को किसने मैन्युफैक्चर किया होगा सेल में, उस प्रोटीन को बनाने वाला होगा यही डीएनए। तो सेल की रिक्वायरमेंट के लिए जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, उस प्रोटीन को बनाने का काम खुद सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो करता है। ठीक है, तो जीन और सेल डीएनए है, ये किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चेक है, अगर हमारे पास कुछ पैसों का चेक है तो वो चेक कैसे काम करेगा, चेक हमारे किस काम का है, हम चेक को क्या करें, चेक मान लीजिए आप डीएनए है, ठीक है, चेक को आप क्या करेंगे, बैंक में ले जाएंगे, बैंक में आप चेक देंगे और क्या ले लेंगे, जितना उसमें अमाउंट है उतना आप कैश ले लेंगे। कैश को मान लीजिए आप आरएनए, ठीक है, जो हमें कैश मिला है वो है आरएनए, और उस कैश से आप जो चीज़ खरीदेंगे, जो काम करेंगे, जो भी आपको खरीदना है, मान लीजिए आपको कोई फूड मटेरियल खरीदना है, वो आपका प्रोटीन है। तो मेन काम कौन करेगा, जैसे आपको भूख लगी है
तो क्या आप उस चेक को खा सकते हैं या फिर आप कैश को खा सकते हैं? नहीं, आपको किसके ऊपर डिपेंड करना होगा? आप उस कैश से जो पैसे से जो चीज़ खरीदेंगे, जो फूड प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं और वो किस काम आएगा? वो आपकी भूख मिटाने के काम आएगा। इसी तरीके से डीएनए डायरेक्ट नहीं कर रहा है कुछ, डीएनए बनाता है आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, और जो फंक्शन जो होता है, जो काम करने वाला होता है, वो होता है प्रोटीन। तो सेल के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या काम करता है? जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और सेल को हेल्प करता है काम करने के लिए। और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जीन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इनमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, और अगर इस जीन में, इस डीएनए में कोई चेंज होता है, म्यूटेशन होता है, तो उससे क्या आते हैं? इंडिविजुअल में वेरिएशंस आते हैं, और यही वेरिएशंस आगे चल के इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देम सेल्फ। सेल में कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसी और सेल्स बना सकें। सेल थ्योरी में हमने पढ़ा था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही नई सेल्स बनती हैं। तो सेल्स क्या करती हैं? सेल्स में डिवीज़न कैपेसिटी होती है, ठीक है। एक मदर सेल्स होगी और वो मदर सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब वो मदर सेल डॉटर सेल बनाएगी उससे पहले वो क्या करती है? जो डीएनए है उसको क्या कर लेती है? डबल कर लेती है, ताकि दोनों सेल्स में इक्वली डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो सेल में डिवीज़न के लिए क्या होगा? क्योंकि दोनों ही सेल हैं, सेल को अपना प्रोटीन बनाना होगा, और प्रोटीन बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। और डीएनए जब भी दोनों सेल को बराबर मिल सकेगा, जब सेल का डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो सके। तो सेल क्या करती हैं? सेल अपने डीएनए को डुप्लीकेट करती हैं और इक्वल अमाउंट में 2 सेल्स में डिवाइड कर देती हैं। वैसे तो ज़्यादातर सेल्स में इक्वल डिवीज़न ही होता है, लेकिन कुछ सेल्स जो होती हैं उनमें अनइक्वल डिवीज़न भी पाया जाता है। जैसे ये देखिए, ये ह्यूमन oocyte है, मैमेलियन oocyte है, ठीक है। इस oocyte में जब डिवीज़न होता है तो एक लार्ज oocyte बनता है और एक छोटी सेल्स बनती है। वो जो छोटी पोलर न्यूक्लियाई सेल्स होती है वो नॉन फंक्शनल होती है, और ये जो लार्ज सेल बनती है यही oocyte होता है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद, ये जो oocyte है ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएगा। तो ये लार्ज होती है, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे और इसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ताकि इसमें ये लार्ज होगी और ये फर्टिलाइजेशन के बाद आगे चल के जाइगोट बनाएगी। तो कभी कभी अनइक्वल सेल डिवीज़न भी होता है, और भी बहुत सारी जगह अनइक्वल सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। जैसे जब बी सेल डिवाइड होती है तो एक प्लाज्मा सेल बनती है, एक मेमोरी सेल्स बनती है, वो भी एक अनइक्वल डिवीज़न का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, सेल एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होने के लिए सेल में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तभी कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो पाएगी, तब सेल को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और जितनी भी एनर्जी जो कि लाइफ को ज़रूरी है, लाइफ के लिए सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, और अर्थ सरफेस पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में सन से मिलती है, ठीक है। तो सन हमारी एनर्जी का एक सोर्स है। सन से रेडिएशंस की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलेगी। तो सन से जो रेडिएशन आती हैं, प्लांट की सेल्स उनको क्या करती हैं? कैप्चर कर लेती हैं, और उस लाइट एनर्जी को कैप्चर करके वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और अपना फूड बनाती हैं। तो लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जो प्लांट अपने लिए फूड बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, स्टार्च, और क्या करेंगे? प्लांट क्या करता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर से क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस में वो क्या बनाएगा? वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक है। और वो उसी कार्बोहाइड्रेट को आगे चल के क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा, और जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी प्लांट में उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एनिमल सेल्स में भी क्या होता है? जो मेन न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो हमें कहाँ से मिलती है? हमारा न्यूट्रिशन हमें ग्लूकोज से, प्रोटीन से, इन्हीं से मिलता है। जो मेन हमारा जो सोर्स है खाने का, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो जो प्लांट है वो उसे एनर्जी खाने से मिलती है। अब खाने को प्लांट कैसे एनर्जी की कैसे यूज़ करता है? जैसे देखिए, हमारी सेल है, हमने क्या किया?
हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद इंटेस्टाइन ने की सेल्स ने उसको एब्जॉर्व कर लिया, एब्जॉर्व करने के बाद उस खाने को ब्लड में सर्कुलेट करा दिया, ब्लड ने उस फूड को कहाँ पहुँचा दिया, सेल्स तक पहुँचा दिया, हर एक सेल्स तक जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है। सेल्स ने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को लेके सेल ने रेस्पिरेशन की प्रोसेस की, सेल ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के ग्लाइकोलिसिस से ब्रेक डाउन करके पायरुवेट बनाया, पायरुवेट फर्दर ब्रेक डाउन होकर एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, फिर वो फर्दर ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होगा, और जो एनर्जी होगी ईटीसी में वो एटीपी की फॉर्म में क्या कर ली जाएगी, स्टोर कर ली जाएगी। और जब भी हमें सेल को, अब ये एटीपी को हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे देखिए सेल हमारी क्या काम करती है, दो तरीके की रिएक्शन करती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। सेल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, जैसे देखिए प्रोटीन बनना है तो प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से। जब हम अमाइनो एसिड्स की मोनोमर यूनिट को जोड़ेंगे तब प्रोटीन बनेगा। इनको जोड़ने के लिए जो एनर्जी आएगी वो कहाँ से आती है, एटीपी से। और ये एटीपी बनी कैसे है, ये एटीपी बनी है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो इस तरीके से हम फूड का ब्रेकडाउन करके एटीपी की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जब सेल को मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी होती है उसमें हम इस एटीपी का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए सेल में रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से डीएनए बनेंगे, तो डीएनए से जब डुप्लीकेशन होकर डीएनए बनेगा तो उसको बनाने के लिए एनर्जी किसकी फॉर्म में यूज़ की जाएगी, एटीपी की फॉर्म में यूज़ की जाएगी। तो सेल अपने आप को मेंटेन करने के लिए एनर्जी को यूज़ करती है, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। और ये एटीपी बनती कैसे है, ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। नेक्स्ट, सेल कैरी आउट ए वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेल में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। देखिए एक सेल, जैसे हम सिंपल सेल का एग्जांपल लेते हैं, बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल में भी 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हैं होना। तो एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल भी डिवीज़न करेगी तो उसे भी डीएनए को डुप्लीकेशन करना है। बैक्टीरियल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसे वो भी बनाने हैं। तो सेल भी क्या करती है, सेल क्या करेगी, रेस्पिरेशन भी करेगी। और जैसे साइनोबैक्टीरिया है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होती है। तो एक सिंगल सेल भी कैपेबल होती है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करने के। तो जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए फंक्शनल, कितने सारे फंक्शन एक सेल परफॉर्म कर रही है। डीएनए का डुप्लीकेशन भी कर रही है, ठीक है, डीएनए से डीएनए को बना रही है, प्रोटीन को बना रही है, तो सेल रेस्पिरेशन कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो सेल बहुत टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं जो सेल के अंदर होती हैं। द सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन सेल रिप्रेजेंट सेल्स मेटाबॉलिज्म। और इन सारी रिएक्शंस को जो सेल के अंदर होती है इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आता है। एनाबॉलिज्म मतलब छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ कर एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बना लेना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक बड़ी चीज़ को ब्रेक डाउन करके छोटा बनाना। जैसे देखिए हम खाना खा रहे हैं तो खाने में हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में, तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। और जैसे देखिए प्रोटीन बन रहा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन बनने में छोटे छोटे अमाइनो एसिड को जोड़ रहे हैं, तो वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है सेल एंगेज इन मैकेनिकल एक्टिविटीज़। सेल बहुत सारी मैकेनिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज होती है, मतलब सेल अपने मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करती है। और इस ट्रांसफ़र में कुछ सेल्स क्या होती हैं, खुद भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो क्या करेंगी, एक सेल से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और सेल के अंदर कुछ मटेरियल्स होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और उनको एक जगह से दूसरी, सेल के जो अंदर जो मटेरियल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं मोटर प्रोटीन्स। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल है डायनिन और काइनेसिन का। तो ये डायनिन प्रोटीन है और ये काइनेसिन प्रोटीन है। ये देखिए कार्गो प्रोटीन को इधर से उधर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोटीन, मोटर हम किसको, जैसे मोटर गाड़ी इधर से उधर ले जाने का काम करती है, ऐसे ही ये प्रोटीन हमें प्रोटीन, ये दो प्रोटीन और दूसरे प्रोटीन्स को सेल में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेल्स आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सेल्स किसी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में काम करती हैं। जैसे कि बहुत सिंगल सेल्ड होती हैं प्रोटिस्ट, वो न्यूट्रिएंट का जो हाँ सोर्स मिलेगा उस तरफ वो मूव करने लगती हैं। सिंगल सेल्स क्या करेंगी, जैसे प्रोटिस्ट हैं, न्यूट्रिएंट को देखकर उधर की तरफ, न्यूट्रिएंट सोर्स की तरफ मूव करती हैं। तो सेल्स किसी पर्टिकुलर, उनके लिए स्टिमुलस कौन है, न्यूट्रिएंट सोर्स, उनका खाना। तो उसकी कहाँ काम कर रही हैं, वो उसके न्यूट्रिएंट की तरफ जा रही हैं, मतलब उनके लिए स्टिमुलस कौन है, न्यूट्रिएंट। और सेल क्या कर रही है, सेल रिस्पॉन्ड कर रही है उस न्यूट्रिएंट के रिस्पॉन्स में। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिस्पॉन्ड होता है
वो इस तरीके से होता है कि सेल पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और सेल्स हार्मोन्स या कुछ भी केमिकल सब्सटेंस आएगा, उन रिसेप्टर्स से जुड़ेगा और फिर सेल उस केमिकल रिसेप्टर के थ्रू अपनी आगे की सिग्नलिंग करती है कि सेल को किस तरीके से आगे फंक्शन करना है। तो मल्टी सेलुलर जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होगा, वो हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर या कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के थ्रू जो है वो रिसेप्टर से ट्रिगर होंगी और आगे उसके लिए रिस्पॉन्स करेंगी। सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्स जो हैं सेल्फ रेगुलेशन करने में कैपेबल होती हैं। सेल्स अपने आप को रेगुलेट करती हैं कि उन्हें किस मैनर में डिवीज़न करना है या उन्हें क्या करना है, मतलब कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो सेल्फ रेगुलेट होती हैं। देखिए, हम उन्हें इंस्ट्रक्शन नहीं देते बाहर से, सेल्स को हम कभी नहीं बोलेंगे कि आप ये करो, आप वो करो। जो रेस्पिरेशन कर रही हैं या सेल फोटोसिंथेसिस कर रही है तो वो सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू करती हैं। तो सेल को एनर्जी चाहिए जिससे कि वो अपना रेगुलेशन कर सके, और सेल क्या करती हैं, अपने जो मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट करके रखती हैं एक रेगुलेटरी मशीन के थ्रू। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे डीएनए है। डीएनए में अगर डुप्लीकेशन के टाइम पर अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसमें म्यूटेशन आ जाएगा और वो म्यूटेशन आने वाली जनरेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और इस म्यूटेशन से कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, अगर सेल में कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए और वो प्रोटीन हमारी सेल की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता हो, तो अगर उसमें म्यूटेशन हो गया तो क्या हो सकता है, सेल में कैंसर भी हो सकता है। तो अगर सेल में ज़रा सा मिस रेगुलेशन हो जाएगा तो इसके जो परिणाम हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकते हैं, लेकिन सेल अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करती हैं। 1891 में जो हेंस थे, ये एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, सी अर्चिन का सेल ली। ठीक है, इन्होंने सी अर्चिन की एम्ब्रियो से सेल ली। इन्होंने सी अर्चिन की जब एम्ब्रियो से सेल ली तो इन्होंने क्या किया, इन 4 सेल ली और चारों सेलों को इन्होंने अलग अलग तरीके से डेवलप किया। जब इन्होंने देखा कि ये 4 सेलों को अलग अलग तरीके से भी इन्होंने ग्रो किया, तब भी कंप्लीट सी अर्चिन बन गया। तो ये देखिए अब ये कितना रेगुलेशन है कि जब 4 सेल जॉइंट थी, लेकिन जब इन्होंने 4 सेलों को अलग कर दिया और अलग अलग ग्रो किया तब भी कंप्लीट सी अर्चिन बना। उस टाइम इनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि सेल कैसे पहचानती हैं कि उसके पास वाली जो सेल्स है अब नहीं है और उसी को कंप्लीट काम करना है और उसी को पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है, और किस तरीके से सेल्स अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट, सेल इवॉल्व। सेल का इवोल्यूशन प्री सेलुलर लाइफ से ही हुआ है। पहले जो सेल्स थी उससे इवॉल्व होते होते सेल बनी है। हम मानते हैं कि प्रोकैरियोट सेल पहले आई हैं जो सिंपल सेल्स हैं, और जो यूकैरियोटिक जो एडवांस सेल हैं ये बाद में बनी हैं। तो सेल में जो है इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का। देखिए, जो बैक्टीरियल सेल, जैसे कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, अगर हम अपनी इंटेस्टाइन की सेल को और बैक्टीरियल सेल को कंपेयर करें तो हमें बहुत सारे उसमें डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं। क्यों? क्योंकि 3 बिलियन ईयर्स पहले हम एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल और जो हमारी सेल है, कोई भी हमारी सेल ले लीजिए, प्लांट की सेल ले लीजिए, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं। जैसे दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही तरीके की है, दोनों में राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं जो प्रोटीन को बनाएंगे, क्योंकि दोनों का एंसेस्टर क्या है, सेम है। इसलिए हमारी सेल में और बैक्टीरिया की सेल्स में बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, सिमिलर हैं। तो हम जो है ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं तो हम में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो एडवांस हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इवोल्यूशन एक ऐसा इवेंट नहीं है जो पास्ट में हो गया है। इवोल्यूशन एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, अभी भी इवोल्यूशन लगातार चल रहा है जो हमें आगे देखने को मिल सकता है। ये कंट्रीब्यूशन की एक स्लाइड है, जिस साइंटिस्ट ने जिस टाइम पर अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो इसको हम एक देख लेते हैं। 1830 से 1840, देखिए 1830 से 1840 के बीच 1833 में ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल से, और 1839 में श्लीडन और शॉन ने सेल थ्योरी प्रपोज की। नेक्स्ट हम देखते हैं 1866 में मेंडल ने अपने काम को पब्लिश किया था, और 1869 में मिशन ने न्यूक्लिन को वाइट ब्लड सेल से न्यूक्लिन निकाला जिसमें उन्होंने डीएनए को देखा।
फिर देखिए 1884 में हिस्टोन को न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया। 1887 में न्यूक्लियस की को फिजिकली रिकॉग्निशन किया गया हेरिडिटी के बेसिस पे कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। लेट 80s में जो कॉजल थे इन्होंने डिटरमाइन किया कि डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। 90s में मेंडल ने देखा, अपने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया। ओके 1910 में लिविन ने प्रपोज किया टेट्रा न्यूक्लियोटाइड थ्योरी, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड ATCG, कि डीएनए में ATCG पाए जाते हैं, ये 4 बेसिस पाए जाते हैं। नेक्स्ट 1928 में ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ग्रिफिथ ने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। 1944 में एवरी मैकलियोड मैककार्टी ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या, जो ट्रांसफॉर्म होने वाला मटेरियल है वो डीएनए है, प्रोटीन नहीं, आरएनए नहीं, डीएनए एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हुआ है। नेक्स्ट 1947 ने एशबरी ने क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन से डीएनए की स्टडी की। और 1948 में चारगफ ने डिस्कवर किया, चारगफ ने चारगफ रूल दिया था डीएनए के रेशो को लेके A+T/C+G=1, मतलब कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जितना अमाउंट A का है, सॉरी जितना अमाउंट A का है उतना अमाउंट T का होगा, और जितना अमाउंट C का है उतना ही अमाउंट G का होगा। नेक्स्ट 1952 में हर्शे एंड चेज ने देखा कि बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। और 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया। 1956 में फ्रैंकल कॉन्क्रेंट ने और सिंगर ने ये शो किया कि वायरस जो होते हैं वो आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।